हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना है आपको और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन से। तो आप लोग एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। वहीं पर आपको हमारी ई बुक मिलेगी। आप लोग पूरे 2020 के महीने का, सभी महीनों का अलग अलग और सभी महीनों का एक साथ ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज कहाँ हुई? तो ये खोज हुई कर्नाटक में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छे से काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। अगर आप डिटेल में आंसर करते हो तो आपका माइंड बार बार वो चीज़ों को रिकॉल करता है और वो चीज़ें लास्ट टाइम तक आपको याद रहती हैं जब तक आपको एग्जाम नहीं होता है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? दोस्तों अभी हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 जारी हुई है, यानी 2020 का ये इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें बताया गया है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है मॉस्को। कौन? मॉस्को है रसिया का शहर जो कि है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर, टॉप पर है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों मुंबई, भारत का शहर है मुंबई, सेकंड पर है ये। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है बोगोटा। कौन है? बोगोटा। यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं। बोगोटा शहर जो है ये कोलंबिया का शहर है, ये है तीसरे स्थान पर। दोस्तों अगर भारत में टॉप 3 सिटी की बात करें तो भारत में टॉप पर तो मुंबई है, सेकंड पर भारत की सिटी है बेंगलुरु जिसका ओवरऑल रैंक है 6, 6वें रैंक पर है ओवरऑल, और थर्ड इंडियन सिटी है नई दिल्ली जिसकी ओवरऑल रैंक है 8th। ठीक है, 8वें स्थान पर है नई दिल्ली। ये रैंकिंग दोस्तों टोटल 57 देशों के 416 शहरों पर जारी किया गया है और प्रत्येक वर्ष टॉम के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मॉस्को शहर जो है वो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। क्लियर? अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले दिनों में भी बहुत सारे इंडेक्स और रैंकिंग आई हुई हैं, उन सभी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आया था एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत था 131वें स्थान पर। एक और आया था अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत 50वें स्थान पर रहा। अभी दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आई थी, इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई थी जिसमें यह बताया गया था कि आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, तो उसमें 8वां स्थान था भारत का। और उससे भी पहले एक आया था क्लाइमेट स्कोप सर्वे रैंक, क्लाइमेट स्कोप सर्वे में दूसरे स्थान पर था भारत। ठीक है, और अभी ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ की रैंक आई, इसमें भारत 4थे स्थान पर रहा। ये सभी रैंकिंग आपको याद रखनी है, भारत कौन कौन से पोजीशन पर है इसको आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ऋण समाधान योजना शुरू की? ऋण समधन योजना, ऋण समधन योजना दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? किसानों की ऋण माफी के लिए। आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ऐसे ही लग रहा है ऋण समधन योजना। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, किसानों के लिए है, किसानों की लोन माफ़ी के लिए है। इस योजना के तहत दोस्तों जिन किसानों ने लोन लिया होगा वो अगर कुल बकाया राशि का 20% चुका देते हैं यानी पेमेंट कर देते हैं तो फिर अगले 2 वर्षों के बाद उनका पूरा का पूरा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, यही है ये योजना। फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई किसान है उसने लोन लिया हुआ है और वो कुल लोन का जितना बकाया राशि है उसका 20% अगर चुका देता है तो अगले 2 वर्षों में 2 वर्ष के बाद उसका पूरा का पूरा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से समझौता किया है और ये योजना लॉन्च की है। महाराष्ट्र आया है, देखिए मैप में है कहाँ पर महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। दोस्तों 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का भी और गुजरात का भी गठन हुआ। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में ही है दोस्तों लोनार झील। लोनार झील का ही पानी अभी गुलाबी हो गया था, याद होगा आपको।
6 से 7 महीने हो गए, इसका कलर गुलाबी हो गया था। ओके, और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी झील बन गई थी गुलाबी कलर वाली। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र देखिए दोस्तों, गुजरात से तो अलग ही हुआ था, गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए थे, गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करेगा। मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इधर छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने ये घोषणा की है कि पक्षियों की रक्षा के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए और उनके उपचार के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बर्ड फ्लू फैला हुआ है और इससे लाखों की संख्या में पक्षी मारे जा रहे हैं। तो इन पक्षियों में कुछ पक्षियों को बचाने के लिए, उनके उपचार के लिए, इन सभी चीज़ों पर फोकस करने के लिए करुणा अभियान शुरू किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अब आ ही गया है बर्ड फ्लू तो इसको बता दे रहा हूँ। केरल राज्य पहला राज्य बना था बर्ड फ्लू के लिए राजकीय आपदा घोषित करने वाला। सबसे पहला मामला देखा गया था दोस्तों राजस्थान में बर्ड फ्लू का इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गुजरात आया है तो गुजरात से हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पिछले करंट अफेयर से। जैसे अभी माधव सिंह सोलंकी जी जो कि गुजरात के पूर्व सीएम थे, इनका निधन हो गया है। इनसे भी पहले एक और पूर्व सीएम का निधन हुआ था, केशुभाई पटेल जी का, वो बीजेपी पार्टी से थे, उनका भी निधन हुआ। और माधव सिंह सोलंकी ये कांग्रेस पार्टी से थे, ये भी पूर्व सीएम रह चुके थे, इनका भी निधन हुआ। ओके, अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने दोस्तों नई सौर ऊर्जा नीति तैयार की है 2021 के लिए। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में भी स्थापित की जानी है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं गुजरात से कुछ और डिटेल्स की। जैसे गुजरात देख लीजिए, यहाँ पर है मैप में, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को अलग हुए थे, तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और शेयर करता है महाराष्ट्र से। गुजरात की तटीय सीमा दोस्तों सबसे ज़्यादा है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा। तो अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य का कोस्टल बॉर्डर सबसे ज़्यादा है तो आप बताएंगे गुजरात का। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर सक्रेन नामक महोत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सक्रेन नामक महोत्सव मनाया गया। एक्चुअली में दोस्तों ये बांग्लादेश के कई अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली मनाया जाता है ढाका में, तो इसलिए ढाका है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। सक्रेन नाम का महोत्सव ये बांग्लादेश के दोस्तों बंगाली पौष महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है और वहाँ की ये सदियों पुरानी परंपरा है। ठीक है, अब देखिए बात आ गई है महोत्सव की, तो हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले दिनों में जो भी महोत्सव आए हैं, जो भी फेस्टिवल आए हैं उनकी। अभी दोस्तों मकर संक्रांति मनाया गया पूरे उत्तर भारत में। ठीक है, और मकर संक्रांति के ही टाइम पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। क्या? पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। और वहीं तेलंगाना में इसी अवसर पर मनाया जाता है कानूमा। क्या? कानूमा नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों अभी लोसार महोत्सव मनाया गया था लद्दाख में, ये बताया गया था। ठीक है, ये तिब्बतियन नव वर्ष होता है। ओके, और चेरी ब्लासम माओ महोत्सव इस बार मनाया गया मणिपुर में। कौन सा? चेरी ब्लासम माओ। माओ जोड़ना जरूरी है क्योंकि माओ नामक जगह पर ये मनाया गया। ओके, चेरी ब्लासम माओ फेस्टिवल मणिपुर में। वैसे चेरी ब्लासम जो होता है ये जनरली मनाया जाता है मेघालय में, तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का अध्यक्ष कौन सा देश बना? तो दोस्तों फिजी को बनाया गया है UNHRC का अध्यक्ष देश। अभी हाल ही में गुप्त मतदान हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन इस बार पहली बार गुप्त मतदान हुआ, गुप्त रूप से मतदान हुआ, वोटिंग हुई, और इसमें फिजी ने उज्बेकिस्तान और बहरीन को हरा दिया है और फिजी बन गया है UNHRC का अध्यक्ष। क्लियर? तो UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इसका अध्यक्ष हो गया अब फिजी। ओके, फिजी दोस्तों एक कंट्री है और इसके बारे में चलिए अभी हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं UNHRC की।
इसकी स्थापना हुई थी 2006 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को। इसका मेन मकसद यही था कि मानव अधिकार कैसे दिलाया जाए, मानवों के जो राइट्स हैं उनको कैसे वहाँ पर प्रदान किया जाए, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एलिसाबेथ रिची फिशिलबर्गर। कौन? एलिसाबेथ रिची फिशिलबर्गर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिजी की। तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग आएंगे दक्षिण प्रशांत महासागर में, और वो भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पास में। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस साइड से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड से, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर साइड में आ जाइए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया के और इधर साइड में आएंगे, छोटी सी कंट्री यहीं पर आपको दिख जाएगी, ये यहाँ पर दिख जाएगी फिजी। बहुत छोटी सी कंट्री है, ये है फिजी, ये देखिए ये है फिजी, ओके। और ये जो सागर है, ये महासागर है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर है, ठीक है। फिजी के बारे में बात करें अगर, तो फिजी की राजधानी दोस्तों होती है सुआ। क्या होती है? सुआ होती है यहाँ की राजधानी। ये है यहाँ की कैपिटल सुआ, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जियोजी कोनरोते। कौन है? जियोजी कोनरोते। यहाँ की करेंसी होती है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 5 फरवरी 2021 को एरो इंडिया शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। एरो इंडिया शो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है दोस्तों। इस बार 3 फरवरी से 5 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा, ओके। एरो इंडिया शो में बेसिकली दोस्तों हमारी एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है, और करतब दिखाए जाते हैं। एक प्रकार से कहें भारतीय वायुसेना की प्रदर्शनी होती है। अच्छा, इस दौरान दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की है कि वो एरो इंडिया 21 नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, एरो इंडिया 21। हालांकि अभी ये 3 फरवरी से 5 फरवरी को होगा, तो जब ये आयोजित होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रिमाइंड कराऊंगा। चलिए, इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम इस बार की? इस बार की थीम रखी गई है दोस्तों रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ओके। ये थीम याद रखनी चाहिए आपको। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने गैजिंग ईस्टवार्ड नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में गैजिंग ईस्टवार्ड नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों रोमिला थापर ने। रोमिला थापर दोस्तों काफ़ी फेमस राइटर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में गेजिंग ईस्टवार्ड नामक पुस्तक लिखी हुई है। इस बुक का पूरा नाम है गेजिंग ईस्टवार्ड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना। इस बुक में बेसिकली दोस्तों इन्होंने अपने चाइना और श्रीलंका के दौरे का वर्णन किया है, वहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर को बताया है, ओके। रोमिला थापर की ये पुस्तक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना किसने शुरू की? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों शुरू की है स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना। ये कलाकारों के लिए एक योजना है, आर्टिस्ट के लिए एक योजना है। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसमें दोस्तों कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अवसर दिया जाएगा, ठीक है, मौका दिया जाएगा, जिससे जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी आर्ट का प्रदर्शन कर सके, ओके। एक मंच प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? तो अभी हाल में पेप्सिको ने दोस्तों 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, पेप्सिको कंपनी ने। अभी इसने जो अनाउंसमेंट किया है उसके अनुसार तो ये 2040 तक तो जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा कंपनी। साथ ही साथ इसने ये भी लक्ष्य रखा है कि इस डिकेड के एंड तक, यानी इस दशक के अंत तक 2030 तक अपनी पूरी वैल्यू सीरीज में टोटल ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है उसमें भी ये 40% तक की कमी ला देगा, ओके। इसका भी टारगेट रखा है। पेरिस समझौते के अनुसार दोस्तों 2050 तक का टारगेट रखा गया है कि कार्बन एमिशन फ्री कर दिया जाए, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन कर दिया जाए। ये पेप्सिको जो है ये 2050 से 10 साल पहले का ही अपना लक्ष्य बनाया है, यानी 2040 तक जीरो कार्बन एमिशन, फ्री कार्बन एमिशन होने का लक्ष्य रखा है। क्लियर? अब पेप्सिको आया है, इसके बारे में जानिए। पेप्सिको की स्थापना दोस्तों हुई थी 1920 में, यानी 100 वर्ष हो गए इसकी स्थापना पे। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके करंट टाइम पर चेयरमैन और सीईओ हैं रमन लगोर्टा। कौन है? रमन लगोर्टा जी हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड सीईओ। अगला देखते हैं। अगला है
किस अभिनेता को IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों विश्वजीत चटर्जी जी को IFFI में यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में आपको याद होगा 51वां फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ है गोवा में, जो कि 16 जनवरी से शुरू हुआ है, चलेगा 24 जनवरी तक। ठीक है, कई बार बताया है मैंने आपको। उसी में दोस्तों इनको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है, नवाजा गया है विश्वजीत चटर्जी। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के हैं, हिंदी और बंगाली सिनेमा में काफ़ी दिग्गज एक्टर हैं ये, तो इनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आज हो सकता है शाम को भी एक वीडियो आपको मिले, तो आप लोग वेट कीजिएगा, शाम को भी आपको वीडियो मिलेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? अगला क्वेश्चन है, किरण मजूमदार शॉ निम्न में से किस कंपनी की मालिक हैं? दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अब आप वीडियो देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, क्विज सॉल्व कीजिए, अपनी रैंक जानिए। साथ ही साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पर हमारी ई-बुक्स भी मिल जाएंगी, आप ई-बुक भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों बस फिलहाल इतना ही वीडियो में रखते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।